आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से मिले कुछ खास फाइनेंशियल सबकों पर। मतलब ये चर्चा उन आइडियाज पर है जो लेखक ने अपने दो पिताओं से सीखे। एक तरफ थे उनके गरीब पिता, वो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और हमेशा सुरक्षित रास्ते की बात करते थे। खूब पढ़ो, अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता कहते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस में बहुत सफल थे और उनकी सोच एकदम अलग थी। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। दो बिल्कुल अलग सोच। एक पिता कहते थे पैसा जरूरी नहीं या पैसे के पीछे मत भागो, और दूसरे सिखा रहे थे नहीं, पैसे की कमी सारी प्रॉब्लम की जड़ है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसी से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात निकलती है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि फाइनेंशियल समझ बनाने के लिए क्या मेन पॉइंट्स हैं और क्यों ये आज भी इतने रेलेवेंट है। शुरुआत करते हैं अमीर डैड की पहली सलाह से, जिसने रॉबर्ट की सोच बिल्कुल बदल दी। हाँ, वो कहानी जब 9 साल के रॉबर्ट ने पूछा मैं अमीर कैसे बनूं, रिच डैड ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे और अपने बेटे माइक को काम पर लगा दिया अपने स्टोर में, वो भी बहुत कम पैसे पर, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ, और फिर कुछ हफ्तों बाद तो पैसे भी देना बंद कर दिया। हाँ, अजीब है ना। बिल्कुल अजीब है। बच्चे के लिए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा होगा। पर जब रॉबर्ट ने शिकायत की, गुस्सा दिखाया कि ये तो नाइंसाफी है, तब रिच डैड ने उन्हें पहला और सबसे बड़ा सबक सिखाया। क्या था वो सबक? उन्होंने समझाया कि बेटा, असली दुनिया ऐसी ही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी बस एक तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं। उसे रिच डैड ने चूहा दौड़ कहा, रैट रेस। अच्छा, रैट रेस। हाँ, उनका मकसद था रॉबर्ट और माइक को दो सबसे पावरफुल इमोशंस, डर और लालच, इनसे ऊपर उठना सिखाना। डर मतलब नौकरी जाने का डर, बिल न भर पाने का डर। और लालच? लालच मतलब और ज्यादा पैसे की चाहत और नई चीजें खरीदने की इच्छा। रिच डैड का कहना था कि जब तक इंसान इन इमोशंस का गुलाम है, वो पैसे का गुलाम बना रहेगा, जाने अनजाने में। तो डर की वजह से लोग सेफ खेलते हैं, सिक्योर जॉब ढूंढते हैं। बिल्कुल। डर उन्हें सेफ जॉब में फंसाए रखता है, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। और लालच, लालच उन्हें ज्यादा कमाने को उकसाता है, पर वो पैसा संभालना सीखते नहीं, तो खर्चे बढ़ाते जाते हैं, बस उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। और अमीर सोच वाले लोग? वो इन इमोशंस को समझते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो पैसे के लिए काम करने की जगह ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड ने कहा था, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सोच ही काफी अलग है उस ट्रेडिशनल एडवाइस से जो हमें मिलती है। तो यहीं से शायद फाइनेंशियल एजुकेशन की बात शुरू होती है। बिल्कुल सही। रिच डैड बार बार कहते थे, प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम पैसे की समझ की कमी है। उनका मानना था कि स्कूल हमें एकेडमिक्स सिखाते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स देते हैं, पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते। हाँ, पैसा कमाना तो सिखाते हैं, पर उसे मैनेज करना, ग्रो करना, ये नहीं। एग्जैक्टली, उसे कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने लिए काम पर लगाना है, ये सब गायब है। और इसी समझ को आसान बनाने के लिए रिच डैड ने दो बहुत सिंपल पर पावरफुल शब्द इस्तेमाल किए, एसेट्स और लायबिलिटीज, परिसंपत्तियां और देनदारियां। हाँ, और ये शायद किताब का सबसे फेमस हिस्सा है। उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत बहुत सिंपल कर दिया। उनके हिसाब से एसेट क्या है, कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से थोड़ी अलग है ना? हाँ, थोड़ी अलग है, पर आम आदमी के लिए समझना बहुत आसान है। तो इस हिसाब से जो हमारा महंगा घर है, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो असल में एक लायबिलिटी हो सकता है अगर उससे कोई इनकम नहीं हो रही, बल्कि मेंटेनेंस, लोन, ईएमआई, टैक्स में पैसा जा ही रहा है। ये तो कई लोगों को हजम नहीं होता होगा। बिल्कुल, और यही बात उस समय बहुत रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि ये आम मिडिल क्लास सोच को सीधी चुनौती थी। रिच डैड के अनुसार अगर आपका घर किराया नहीं दे रहा या किसी और तरीके से इनकम नहीं बना रहा, तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। और महंगी गाड़ी भी। हाँ, अगर बिजनेस के काम नहीं आ रही तो वो भी लायबिलिटी। दूसरी तरफ, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जिनसे डिविडेंड या प्रॉफिट आ रहा है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रॉयल्टी आ रही है किसी किताब या गाने से, या कोई साइड बिजनेस जिससे लगातार इनकम हो रही हो, ये सब एसेट्स हैं।
तो निचोड़ ये है कि अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं। बिल्कुल। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज जमा करते हैं और अक्सर उन्हें गलती से एसेट समझ बैठते हैं। इसी से जुड़ा रिच डैड का एक और प्रिंसिपल था, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या सबको नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिच डैड का ये मतलब नहीं था कि आप कल ही जाकर अपनी नौकरी छोड़ दें। वो कहते थे, अपनी दिन की नौकरी रखो, कीप योर डे टाइम जॉब, लेकिन साथ साथ अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने पर फोकस करो। अच्छा, मतलब नौकरी खर्चे चलाएगी? हाँ, नौकरी आपके बिल भरेगी, लेकिन आपका बिजनेस आपके एसेट्स बनाएगा। और ये बिजनेस जरूरी नहीं कि कोई बड़ी दुकान या फैक्ट्री हो, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो अपना बिजनेस मतलब वो एसेट्स जो हमारे लिए पैसा कमाए? आते रहें, चाहे आप फिजिकली वहां हो या ना हो। जैसे शेयर्स जो डिविडेंड दें, रियल एस्टेट जिससे किराया आए, कोई ऑनलाइन कोर्स आपने बनाया हो, किसी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी हो। मकसद यह है कि ऐसे एसेट्स का बेस बनाना जो आपकी नौकरी की इनकम पर आपकी डिपेंडेंसी कम करे और धीरे धीरे उससे ज्यादा इनकम बनाने लगे। तो नौकरी इनकम सोर्स है और बिजनेस वेल्थ सोर्स है। बिल्कुल। नौकरी आय का स्रोत है और आपका बिजनेस यानी आपके एसेट्स आपकी संपत्ति का स्रोत है। ये इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो लोगों को थोड़ा डरावना लगता है, टैक्स। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते, बल्कि टैक्स के नियमों को समझते हैं और उनका कानूनी फायदा उठाते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लगता है कभी-कभी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि रिच डैड अवैध टैक्स चोरी मतलब टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे थे। वो कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने की बात कर रहे थे, जिसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, जो लीगल है। तो फर्क क्या है? फर्क है सोच का और स्ट्रक्चर का। किताब में इसे सिंपल तरीके से समझाया है। एक आम कर्मचारी या छोटा कारोबारी पहले कमाता है, अर्न, फिर टैक्स देता है, टैक्स, फिर बचे हुए से खर्च करता है, स्पेंड। मतलब अर्न, टैक्स, स्पेंड। ठीक है। और अमीर लोग, खासकर जो कंपनी बनाकर काम करते हैं, वो पहले कमाते हैं, अर्न, फिर अपने बिजनेस के लीगल खर्चे दिखाते हैं, स्पेंड, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं, टैक्स। मतलब अर्न, स्पेंड, टैक्स। ओह, तो कंपनी बनाने से कुछ खर्चे टैक्स लगने से पहले ही इनको हमसे घटा सकते हैं। सही पकड़ा। कंपनियां मतलब कॉरपोरेशंस कानूनी तौर पर कई खर्चे जैसे बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल, मील्स, ऑफिस रेंट, कुछ हद तक गाड़ी का खर्चा, ये सब अपनी इनकम से घटा सकती हैं। इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये कोई सीक्रेट नहीं है? नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये फाइनेंशियल सिस्टम और टैक्स कानूनों की समझ का नतीजा है। इसी को रिच डैड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते थे, जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, कानून और मार्केट की समझ शामिल है। तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसे स्मार्टली मैनेज करना और कानूनी दायरे में बढ़ाना भी जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आइडिया था रिच डैड का जो थोड़ा रहस्यमयी लगता है। अमीर पैसा सिर्फ कमाते नहीं, वो पैसा बनाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब गहरा है। ये सिर्फ मेहनत करके सैलरी पाने या इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाने जैसा नहीं है। पैसा बनाना मतलब मौके पहचानना और उनका फायदा उठाना, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां दूसरे लोग डर रहे हों या पीछे हट रहे हों। जैसे स्टॉक मार्केट गिरा हो या इकोनॉमी में मंदी आई हो, तब? बिल्कुल। जब मार्केट में पैनिक होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डर के मारे बेच देते हैं या इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिन्हें रिच डैड की तरह सोचना आता है, वो इसे मौके की तरह देखते हैं। मौके की तरह कैसे? अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका, या कोई मुश्किल में फंसी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, या कोई नया बिजनेस शुरू करने का मौका जब कंपटीशन कम हो। पैसा बनाना का एक और मतलब है क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढना। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसे चलाने का प्लान है, तो आप सच में पैसा बना सकते हैं। भले ही आपके पास शुरू में कैपिटल ना हो, आप इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। रिच डैड मानते थे कि इंसान का दिमाग, उसका आइडिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दिमाग ही पैसा बनाता है? बिल्कुल। नए विचार, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यही असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये बात सीखने की मानसिकता से भी जुड़ती है। कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड ने हमेशा सिखाया कि कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, ये देखो कि वहां सीखने को क्या मिल रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सबक है, खासकर करियर के शुरू में। रिच डैड का जोर हमेशा नई स्किल सीखने पर था। उनका मानना था कि सिर्फ अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना काफी नहीं है, आपको बाहर निकलकर भी सीखना चाहिए। जैसे क्या? कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स और मार्केटिंग,
क्योंकि हर आइडिया को, हर बिजनेस को बेचना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करना, नेगोशिएट करना, लोगों को समझना और मैनेज करना, टीम बनाना, लीडरशिप, अकाउंटिंग और फाइनेंस की बेसिक समझ, नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स। तो ये स्किल्स ही असली एसेट्स हैं। बिल्कुल, लंबे समय में यही आपकी असली संपत्ति बनती हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, पर जो नॉलेज और स्किल आपने सीखी है वो हमेशा आपके साथ रहती है और आपको फ्यूचर में और ज्यादा मौके बनाने में मदद करती है। जैसा किताब में कहा है, सीख व्यक्ति को अमीर बनाती है। लर्निंग मेक्स यू रिच। तो ये सिर्फ पहली नौकरी की बात नहीं है, बल्कि करियर में लगातार सीखते रहना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एग्जैक्टली। रिच डैड ने रॉबर्ट को अलग अलग जॉब्स करने को कहा ताकि वो अलग अलग अनुभव ले सकें, कभी सेल्स में, कभी मैनेजमेंट में। उनका मानना था कि ये डाइवर्स एक्सपीरियंस बाद में अपना बिजनेस बनाने या बेहतर इन्वेस्टर बनने में बहुत काम आता है। सैलरी के लिए काम करने की बजाय सीखने के लिए काम करना, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, पर सवाल ये है कि अगर अमीर बनना इतना ही सिंपल है, तो ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? रिच डैड ने उन रुकावटों का भी जिक्र किया जो लोगों को रोकती हैं। हाँ, उन्होंने इस पर काफी फोकस किया। उनका मानना था कि अमीर ना बन पाने की वजह बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अंदर की रुकावटें हैं। उन्होंने 5 बड़े दुश्मन बताए। 5 दुश्मन कौन से? पहला, डर, फियर, पैसा खोने का डर, फेल होने का डर। ये डर लोगों को रिस्क लेने से रोकता है। वो सेफ खेलते हैं और बड़े मौके गवा देते हैं। रिच डैड कहते थे, मैंने पैसा खोने से ज्यादा लोगों को मौके खोते देखा है। डर तो होता है। दूसरा, संदेह, सिनिसिज्म, मतलब खुद पर शक करना या नेगेटिव सोचना। मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। ये सोच कोशिश करने से ही रोक देती है। ठीक है। तीसरा, आलस, लेजीनेस, काम टालने की आदत। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, रिसर्च करना, इन्वेस्ट करना, इन सब में मेहनत लगती है। कई लोग बस बिजी रहने का बहाना बनाकर इन जरूरी कामों को टालते रहते हैं। रिच डैड कहते थे, थोड़ी सी लालच, मतलब बेहतर जीवन की इच्छा, आलस को भगा सकती है। चौथा, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, खासकर खर्च करने की बुरी आदतें। जैसे इनकम बढ़ी, खर्चे भी बढ़ा दिए या उससे भी ज्यादा। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, बिना सोचे समझे शॉपिंग। रिच डैड की सलाह थी, पहले खुद को पे करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब इनकम का एक हिस्सा पहले इन्वेस्टमेंट के लिए निकालो, फिर खर्च करो। और पांचवां, अहंकार, ये सोचना कि मुझे सब पता है, सीखने की जरूरत महसूस ना करना। फाइनेंस की दुनिया बदलती रहती है। जो सोचता है कि उसे सब आता है, वो अपनी अज्ञानता के कारण गलतियां करता है और पीछे रह जाता है। ये तो सारी लड़ाइयां हमारे अंदर ही हैं। बिल्कुल, बाहरी दुनिया से ज्यादा ये अंदर की लड़ाइयां हैं। इन बाधाओं को पहचानना और उन पर काम करना ही पहला कदम है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ, जब पता चलेगा कि डर रोक रहा है या आदत गलत है, तभी तो उसे बदलेंगे। एग्जैक्टली। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सलाह जो किताब से मिलती है वो ये है कि बस शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। रॉबर्ट कहते हैं, शुरुआत छोटी करो पर सोच बड़ी रखो। बिल्कुल सही। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने या अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और इसी चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। रिच डैड की सलाह थी, इंतजार मत करो, आज से ही। हाँ, आज से ही हर महीने अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा, चाहे कितना भी कम लगे, इन्वेस्ट करना शुरू करो। नॉलेज लेना शुरू करो, किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, सफल लोगों से सीखो। छोटे छोटे कदम जब लगातार लिए जाते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से बड़े रिजल्ट देते हैं। और वो मानसिकता वाली बात, कभी ये मत कहो कि मैं ये नहीं खरीद सकती या मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, ये माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। रिच डैड कहते थे, जब आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकती, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, सोचना बंद कर देता है। अच्छा। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ये कैसे खरीद सकती हूँ या मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। सवाल बदल दो तो जवाब मिल सकता है। बिल्कुल। ये सवाल आपको सोचने पर, क्रिएटिव बनने पर, मौके तलाशने पर मजबूर करता है। ये पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है। तो शुरुआत करने के लिए विल पावर चाहिए और सही सवाल पूछने की आदत। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ रिच डैड के शब्दों में शायद यही है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैसे का नहीं, उनकी सोच का है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी भी हो सकती है। हाँ, अगर सोच अमीर है, आदतें अच्छी हैं और इंसान लगातार सीख रहा है, तो पैसा खुद ही उसकी तरफ आता है। बिल्कुल।
ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। आखिर में ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की टिप्स नहीं देती, ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने, अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाने और अपनी शर्तों पर जीने के बारे में है। हाँ, ये सिखाती है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेना सीखो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, गलतियों से सीखो और सबसे जरूरी सीखते रहो। हाँ, जैसा कहा गया है, काम करने वाला हाथ नहीं, सोचने वाला दिमाग अमीर बनाता है। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। रिच डैड पुअर डैड बार बार ये कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय तो बनाता है, पर पैसे मैनेज करना या बढ़ाना नहीं सिखाता। मतलब हमें फाइनेंशियली लिटरेट नहीं बनाता। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज समाज में जो इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्या वो सिर्फ लोगों के आलस या गलत चॉइसेस का नतीजा है, या फिर ये हमारी एजुकेशन और सोशल सिस्टम में एक गहरी सिस्टेमिक कमी की तरफ इशारा करती है जिसे हमें सीरियसली एड्रेस करने की जरूरत है?